प्यारे बच्चों, एक जातक कथा के रूप में एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है कि बिगड़ जाए जो हम कहें तो अनर्थ हो नाथ, आंध्र वंश में जन्म है शस्त्रवाण है साथ। अब ये सातवाहन वंश के बारे में ये कहा जाता है कि जो आंध्र वंशीय भी थे। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। बच्चों, पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया था। इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, कहीं कहीं शिशुक और कहीं सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा को मारकर तथा शुंगों की अवशिष्ट शक्ति का अंत करके पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया था। बच्चों, सातवाहन इतिहास के प्रामाणिक जो साधन है आपके पास में, वह सिक्के हैं और अभिलेख हैं, स्मारक हैं। सातवाहन वह कालीन लेखों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। नागानिका का नाना घाट का अभिलेख जो महाराष्ट्र के पूना में है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासक से प्राप्त 2 गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। सातवाहन सिक्के जो हैं वो सीसा, तांबा तथा पोटीन अर्थात टीन मिश्रित धातुओं से ढलवाए गए हैं और इन पर मुख्यतः वृष, गज, सिंह, घोड़ा, पर्वत, जहाज, चक्र, स्वास्तिक, कमल, त्रिरत्न, उज्जैन चिन्ह जो क्रॉस से जुड़े 4 वाल हैं वह अंकन मिलता है। बच्चों, अगर इनकी उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो ऐतरीय ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को अनार्य कहा गया है, जो आर्य से इतर थे। इनके अनुसार विश्वामित्र के पुत्रों ने गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य स्थित प्रदेश में जाकर आर्येतर जातियों के साथ विवाह किया था और इस संबंध के फलस्वरूप आंध्र उत्पन्न हुए। महाभारत में आंध्रों को मलेच्छ तथा मनुस्मृति में वर्ण संकर एवं अंत्यज कहा गया है। बच्चों, यह महत्वपूर्ण बात है कि सातवाहन राजाओं में बहुसंख्यक अभिलेख तथा सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठण से ही प्राप्त हुए हैं। नासिक के 2 और लेख मिले हैं जो प्रतिष्ठान के करीब 100 मील की दूरी पर स्थित है। पहले में सातवाहन कुल के दूसरे राजा कन्ह या कृष्ण तथा दूसरे में इस वंश के तीसरे राजा सातकर्णी प्रथम की प्रपौत्री का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों का महारठी वंश के साथ घनिष्ठ संबंध था, ये आप सबको पता है। इससे भी सातवाहनों का महाराष्ट्र से आदि संबंध सूचित होता है। सातवाहनों का बच्चों मूल निवास स्थान पश्चिमी भारत के किसी भाग में ही रहा होगा और बहुत संभव है कि यह स्थान प्रतिष्ठान ही रहा हो। अगर इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में बच्चों हम लोग बात करें तो सिमुक सिंधुक जो है, इनका समय काल 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के 37 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। और यह संक्षेप में आप समझ लीजिए, पॉइंट वाइज इसको मैं कवर करता हूं कि सातवाहनों के उत्पत्ति का जो प्रश्न है, आप ये समझिए कि अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। जो सबसे अधिक मान्यता प्रचलित है वो ये है कि सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक या सिंधुक ने 60 ईस्वी पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में किया था। शिमुक का मूल निवास स्थान बेल्लारी जिले में था, जहां सातवाहनों की एक बस्ती थी। अतः यह राजवंश आंध्र वंश या सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो अभी अभी हमने 2 लाइन बोला था, जो इनके जातक कथाओं में प्रचलित है इनकी अपनी भाषा में, उसका हिंदी रूपांतर था। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के 37 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और जैन ग्रंथों के अनुसार
सिमुक अपने जीवन के अंतिम समय में अत्यंत आतताई बन गया था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके भाई कृष्ण या कान्ह जो हैं उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। अब अगर कृष्ण या कान्ह के बारे में बात करें बच्चों, तो 37 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 20 ईस्वी पूर्व के बीच में उनका शासनकाल था, लगभग 17 वर्ष। सिमुक की हत्या के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्ह भी उसका नाम कहीं कहीं प्राप्त होता है, सातवाहन राज्य की गद्दी पर बैठता है। कृष्ण के समय सातवाहन राज्य का विस्तार नासिक अर्थात महाराष्ट्र के हुआ था। इसके बाद बच्चों फिर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में बात करते हैं। और सातकर्णी प्रथम जो है वह सात वंश का तीसरा शासक था। सातवाहन वंश का प्रथम राजा था जिसने सातकर्णी की उपाधि प्राप्त की थी। वह सिमुक का पुत्र था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के शक्ति एवं सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोग सातकर्णी प्रथम का नाम लेंगे। और अगर सिर्फ संस्थापक शब्द पूछता है तो वो सिमुक या सिंधुक का नाम आएगा बच्चों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान, उसका आधुनिक नाम जो है वो औरंगाबाद जिला में है, जो महाराष्ट्र के पैठन नाम से जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। और अपनी शक्ति और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए अंगीय कुल के महारथी त्रनकयिरों की पुत्री नायानिका या नागानिका भी नाम मिलता है से उसने अपना विवाह किया था। नायानिका के नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों पुणे जिला के महाराष्ट्र में नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश जो नर्मदा घाटी के पास है एवं विदर्भ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसके साम्राज्य में ऊपरी दक्कन, मध्य एवं पश्चिमी भारत के कुछ भाग, उत्तरी कोंकण और काठियावाड़ शामिल थे और उसने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया था। बच्चों जब हम इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ अर्थात दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। उसे अप्रतिहत चक्र अर्थात निर्बाध गति से चलने वाले शक्ति चक्र का धारक कहा गया है। सिमुक वंश का धन उसको कहा गया है। इसमें सातकर्णी प्रथम द्वारा संपन्न किए गए महायज्ञों में अश्वमेध यज्ञ जो 2 बार किए, राजसूय यज्ञ 1 बार करते हैं एवं विभिन्न छोटे यज्ञ जैसे अग्नाधेय यज्ञ, त्रयोदश रात्र यज्ञ आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दी गई प्रचुर दक्षिणा का भी उल्लेख किया गया है और इसमें शंकरषण, वसुदेव आदि देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है बच्चों कि सातकर्णी प्रथम के समय उसके दोनों पुत्र जिनके नाम थे शक्तिश्री तथा वेदश्री अल्पवयस्क थे और इस वजह से उनकी मां नागानिका ने शासन कार्य को संभाला था। तो सातकर्णी प्रथम की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि उसके वंशजों में से कईयों ने सातकर्णी की उपाधि प्राप्त की थी। बच्चों सातकर्णी प्रथम के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो महान शासक हुए हैं उसके पहले सातवाहन शासक हुए जैसे सातकर्णी द्वितीय, अपीलक, हाल आदि। इनमें से हाल को छोड़कर शेष नाम मात्र के शासक थे और इस अवधि में शकों ने महाराष्ट्र के कुछ भागों पर अधिकार कर शक शासन आरंभ कर दिया था। शकों ने सातवाहनों को पश्चिमी दक्कन से बाहर खदेड़ दिया और शक सातवाहन संघर्ष में सातवाहनों की शक्ति का ह्रास होता चला गया। बच्चों अगर हाल की बात करें तो 20 ईस्वी से लेकर के 24 ईस्वी तक इनका शासन था और सातवाहन वंश के ये 17वें राजा थे। वह एक विद्वान और कवि भी थे। उसके समय में साहित्यिक प्रगति बहुत ज़्यादा हुई। उसने प्राकृत में सतसई अर्थात गाथा सप्तशती की रचना की और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 700 श्लोक हैं एवं श्रृंगारिक कविताओं का एक संकलन किया गया जिसमें
ग्राम्य जीवन का झांकी मिलता है। बृहद कथा जो है प्राकृत भाषा में रचित की गई, इसके रचयिता गूढ़ाढ्य थे। सातवाहन शासक हाल का वह समकालीन थे। बृहद कथा पर आधारित रचनाएं, बृहद कथा श्लोक संग्रह, इसकी रचना बुद्ध स्वामी ने 8वीं-9वीं सदी में किया था। बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र हैं वह 1066 ईस्वी में करते हैं। इसी तरह से कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचा जाता है 1086 ईस्वी में। आदि प्राकृतिक रचना लीलवई से हाल की सैनिक उपलब्धियों पर भी प्रकाश पड़ता है। हाल के सेनापति ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया था। बाद में हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह भी किया और हाल के शासन के दौरान भी शक सातवाहन संघर्ष चलता रहा और नासिक के सत छत्रप नहपान और उसके दामाद, उसका नाम आता है बच्चों, एक मिनट, हाँ, उषाभदात अर्थात ऋषभदेव ने सातवाहनों की शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम का जो बाद है और सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी के पहले का जो समय है वो मतलब अंध युग के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से पुराणों में सातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या बच्चों 10 से 19 तक बताई गई है। तो इस तरह से है इसमें कि मत्स्य पुराण में इनके नाम इस तरह से आते हैं, आप क्रमशः याद कर लिए। हो सकता है कहीं कहीं जो है इनकी संख्या भी पूछ दिया जाता है। ये नाम है पूर्णोत्संग, स्कंध स्तंभी, तीसरे शासक हुए सातकर्णी द्वितीय, फिर लंबोदर, अपीलक, मेघ स्वाति, स्वाति, स्कंध स्वाति, मृगेंद्र, कुंतल स्वाति, स्वातिकर्ण, पुलवामी प्रथम। बच्चों आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? ये थोड़ा सा आवश्यक है कि ये क्रमशः कम से कम नाम आपको पता रहे। वो अंध युग जरूर था, सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में जो शासक हुए हैं, लेकिन इनका नाम जानना आवश्यक है। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा और आप लोग धैर्य के साथ ये नाम याद करिएगा। पुलवामी प्रथम के बाद फिर गौर कृष्ण का नाम आता है, फिर हाल का नाम आता है, मंदूलक का नाम आता है, पुरिंद्र सेन का नाम आता है, सुंदर स्वातकर्णी का नाम आता है, चकोर स्वातकर्णी का नाम आता है और अंत में शिव स्वाति का नाम आता है। बच्चों तो ये जो नाम थे ये इस तरह से उल्लेख है इनका। अब सातवाहन सत्ता का अगर पुनरुद्धार की बात करें तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का समय था। और अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाने जाते हैं, फिर उनके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। इनका समय काल बच्चों 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी के बीच में था। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन अधिक समय तक दासता की स्थिति में नहीं रहे और उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में पुनः अपनी खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का कौन सा शासक था, तो संख्या में 23वां था। उसके पिता का नाम शिव स्वाति प्राप्त होता है और माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है। वह सातवाहन कुल का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उसके 3 अभिलेख प्राप्त हैं बच्चों, 2 नासिक से और 1 कार्ले से। नासिक का पहला लेख उसके शासन काल के 18वें वर्ष में और दूसरा 24वें वर्ष का है। कार्ले का लेख संभवतः 18वें वर्ष का ही है। इसके अतिरिक्त उसके क्षमा करिएगा, इसके अतिरिक्त उसके सिक्के भी मिलते हैं। उसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों के विषय में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलवामी के नासिक गुहालेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। उसकी अगर सैनिक सफलताओं के बारे में बच्चों हम लोग बात करें तो इस तरह से है कि छाहरातों के आक्रमण के कारण सातवाहनों का महाराष्ट्र के ऊपर अधिकार छिन गया था और क्षमा करिएगा, महाराष्ट्र तथा उत्तर के अन्य प्रदेशों पर अपना आधिपत्य पुनः कायम करना
गौतमी पुत्र का प्रथम उद्देश्य था। शासन के 17वें वर्ष में वह एक बड़ी सेना के साथ में 6 रातों के ऊपर आक्रमण करता है। इस सैनिक अभियान में 6 रात नरेश, नहपान तथा उषावदात पराजित हुए और मार दिए जाते हैं। गौतमी पुत्र तथा नहपान के मध्य घमासान युद्ध हुआ था नासिक के पास, गोवर्धन के आसपास में। वह अपनी विजय के बाद नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र को दान दिया था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। और इस समय गोवर्धन के अमात्य को उसने एक राजाज्ञा जारी किया जिसमें अपने को वेड़ा कटक स्वामी कहता है। बच्चों, इससे सूचित होता है कि उसने वेड़ा कटक अर्थात वैन गंगा का तटवर्ती प्रदेश क्षत्रपों से जीता था। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर के बच्चों गौतमी पुत्र ने और आगे विजय अभियान चलाता है तथा दक्षिण एवं उत्तर भारत के कई स्थानों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाता है और एक बृहद साम्राज्य का निर्माण करता है। उसके पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा विजित निम्नलिखित प्रदेशों के नाम मिलते हैं बच्चों। ये क्रमशः देखिए, ऋषिक पहला है वो कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, दूसरा अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश, तीसरा मूलक ये पैठन का समीपवर्ती भाग है, सौराष्ट्र ये दक्षिणी काठियावाड़ का क्षेत्र है, कोकुर पश्चिमी राजपूताना को कहा जाता था, अपरांत उत्तरी कोंकण ये सभी उसके विजित क्षेत्र हैं, अनूप नर्मदा घाटी, विदर्भ बरार आकर पूर्वी मालवा को कहते हैं और अवंती पश्चिमी मालवा को कहते हैं। तो इसके उपरांत अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, आकर तथा अवंत के प्रदेशों को उसने निश्चित रूप से नाहपान से ही जीता था। अतः इस प्रकार उत्तर से मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का पूरा प्रदेश गौतमी पुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया बच्चों। अब अगर नासिक प्रशस्ति की बात किया जाए तो गौतमी पुत्र का विंध्य पर्वत के दक्षिण के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार था। उसे विंध्य, ऋक्षवत अर्थात मालवा के दक्षिण का विंध्य पर्वत का भाग, पर्यात्र पश्चिमी विंध्य तथा अरावली पर्वतमाला, सह्य अर्थात नीलगिरी के उत्तर का पश्चिमी घाट, मलय त्रावणकोर की पहाड़ियाँ, महेंद्र ये पूर्वी घाट हो गया, आदि पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इसी तरह से उसको प्रशस्ति में यह भी बताया गया है कि उसके वाहनों अर्थात अश्वों ने तीनों समुद्रों का जल पिया था। लिखा है कि तिस्मोद तोय पितवाहन। यहाँ तीनों समुद्रों से तात्पर्य बच्चों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से है। संभव है यह विवरण कुछ अतिरंजित भी रहा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गौतमी पुत्र एक दिग्विजयी सम्राट था और जिसके समय में सातवाहन साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक जिले में वेड़ा कटक नामक एक नगर का निर्माण भी करवाता है। वह क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण करने वाला एक छत्र शासक था जिसने राजराज, महाराज, स्वामी आदि की महान उपाधियां धारण की। नासिक प्रशस्ति में उसकी प्रशंसा में इन शब्दों में कहा गया है कि जिसने अनेक युद्धों को जीता था, जिसकी विजयिनी पताका अपराजित थी, जिसकी राजधानी शत्रुओं द्वारा अनाक्रमणीय थी, जो शक्ति में राम, केशव, अर्जुन तथा भीमसेन के तुल्य था तथा जो नहुस, जनमेजय, सागर, ययाति, राम, अम्बरीश के समान तेजस्वी था। यह उल्लेख बच्चों इस तरह से है कि अनेक समरावजित सतु सघस अपराजित, विजय पातक सतुजन सुपघ सनीय पुखरवरस, राम केशावजुन भीमसेन तुल परकमस, नहुस जनमेजय सकर ययात, रामाबरीश सम तेजस। ये उल्लेख प्राप्त होता है बच्चों उनके बारे में। अगर उनके शासन प्रबंध की बात किया जाए बच्चों तो गौतमी पुत्र निस्संदेह एक उच्च कोटि के विजेता थे
और उससे भी कहीं बढ़ करके शांति के समय में महान थे। अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाले सम्राट थे। उनके विषय में लिखा गया है कि पोर जन निविशेष सम सुख दुखश सम्राट थे। उसने शास्त्रों के आदेशानुसार शासन किया था। तो प्रजा पे अन्यायपूर्ण कर कभी नहीं लगाया उन्होंने। समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करी उन्होंने। धमोपजित कर विनियोग करश विनवतति चातुवर्ण शकरश, इस तरह से ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है और ये उल्लेख प्राप्त होता है। बच्चों, धार्मिक नीति की अगर बात करें तो गौतमी पुत्र का शासन दक्षिणा पथ में वैदिक ब्राह्मण के धर्म के पुनरुत्थान का काल था। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रयदाता माना गया है। वह अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, परंतु वैदिक धर्म का पोषक होते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह बौद्धों के प्रति उदार था और अनेक बौद्ध भिक्षुओं को उसने गांव दान में दिए थे। अगर व्यक्तित्व की बात किया जाए तो निश्चित रूप से प्रतिभा उसकी बहुमुखी थी। शासनकाल गौतमी पुत्र की तिथि के विषय में मतभेद है, लेकिन नहपान के जुन्नार लेख से पता चलता है बच्चों कि 124 ईस्वी में महाराष्ट्र पर शासन कर रहा था। गौतमी पुत्र के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपने राज्यारोहण के 18वें वर्ष नहपान से महाराष्ट्र जीता था और उसका राज्यारोहण 124-18 मतलब 106 ईस्वी के लगभग हुआ होगा। गौतमी पुत्र के शासन के 24वें वर्ष का दूसरा एक नासिक लेख मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि उसने कम से कम 24 वर्ष तक शासन किया होगा। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो उसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी के बीच में मान सकते हैं। बच्चों, अब जल्दी से हम लोग गौतमी पुत्र शातकर्णी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 से 159 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। सातवाहनों का 24वां राजा बनता है। वह उज्जैन के कार्धम मकवंशी शक क्षत्रप चष्टन एवं उनके उत्तराधिकारी रुद्रदामन का समकालीन था, अतः इन दोनों के साथ उसे संघर्ष करना पड़ा। पुलमावी को चष्टन के हाथों अपने कुछ प्रदेश भी गंवाने पड़े। बच्चों, कन्हेरी अभिलेख से यह हमें ज्ञात होता है कि उसने शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया, परंतु इसके बावजूद शक सातवाहन संघर्ष चलता रहा। इनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। रुद्रदामन अपने गिरनार अभिलेख में दक्षिणा पथ के स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित करने एवं निकट संबंधी होने के कारण विनाश न करने का दावा करता है। पुलमावी के समय में सातवाहन राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार होता है। बच्चों, उसके काल में सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता पाई थी। पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। पुलमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहनों की नौशक्ति के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण है। उसने नवनगर की स्थापना करी थी और नवनगर स्वामी की उपाधि भी धारण करता है। उसी के समय में अमरावती के स्तूप का संवर्धन हुआ तथा उसके चारों ओर वेष्टिनी बनाई गई। सातवाहन वंश के 25वें अगर राजा की बात करें तो इनका नाम था शिव श्री सातकर्णी। 159 to 166 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल था। फिर इनके बाद 26वें राजा शिव स्कंद सातकर्णी का नाम आता है। 167 से लेकर उसके 174 ईस्वी के शासनकाल में इनका शासनकाल था, लेकिन इनके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना प्राप्त नहीं होती है। सातवाहन वंश का 27वां राजा यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 202 ईस्वी इनका समय था। वह सातवाहन वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक है। उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया बच्चों, और रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों से उत्तरी कोंकण व नर्मदा घाटी छीन लिया और उसने महाराष्ट्र तथा आंध्र पर अपना प्रभाव बनाए रखा।
यज्ञश्री सातकर्णी के मरणोपरांत सातवाहन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 225 ईस्वी में, यानी 25 वर्षों के भीतर सातवाहन साम्राज्य का नामो निशान मिट जाता है। पुलमावी तृतीय सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहनों के पतन पर अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। आभीरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। उत्तरी कनाडा जिला और मैसूर के भाग में कुंतल और चुटू तथा उसके बाद कदम्ब, ये संस्थापक इसके मयूर शर्मन थे, शक्तिशाली हो गए। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं संस्थापक वशिष्ठी पुत्र श्री चंतमूल नाम दिया गया है, इनका ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। विदर्भ में वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमने बात किया, और इस तरह से इनका कहीं न कहीं पतन भी होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोगों ने सातवाहन संघर्ष पर चर्चा करना है, और सातवाहनों का जो भारतीय इतिहास है उसमें क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो, चाहे वो प्री में आए चाहे मेंस में आए, कि इसके बाहर बने। जब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म करेंगे तो इसके बाद जितने सारे प्रश्न पिछले 15-20 साल में आए हुए हैं यूपीएससी में, उसके ऊपर हम लोग विशद चर्चा करेंगे। और अभी आप लोग हमको कमेंट्स में लिख करके बता भी सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।